हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य मलिक। वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप तक फाइनेंशियल और टैक्सेशन अपडेट्स मैं टाइमली पहुंचाता रहूं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ फॉर फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन अपडेट्स। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि बजट 2022 लॉन्च किया गया, तो उसमें काफ़ी सारी निटी-ग्रिटीज इन्वॉल्व हैं। देखिए, इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स के ही अराउंड 85 प्रोविजंस या 85 सेक्शंस में काफ़ी अमेंडमेंट्स, इंसर्शंस आई हैं और जीएसटी में इसके अलावा हैं। तो सारी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो इनकम टैक्स की टॉप रिलेटेड या जनरली यूज्ड प्रोविजंस हैं या जो जनरली हम लोग जानते हैं जिनके बारे में, उनको हम आज के सेशन में डिस्कस करें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे सरचार्ज का जो रेट था वो पहले फ्लैट 12% था, लेकिन आज के बजट 2022 में इस रेट को स्लैब वाइज डिवाइड कर दिया गया। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज का रेट कम कर दिया गया है 7% पे, और 10 करोड़ के ऊपर ही ये रहेगा सिर्फ 12%। तो एक तरीके से जैसे कंपनीज या इंडिविजुअल्स के लिए स्टेप बाय स्टेप सरचार्ज का रेट था, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी ले आए हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक और चेंज आया है सेक्शन 115 जेसी में, जहां पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का रेट जो पहले कोऑपरेटिव्स के ऊपर 18.5% था, उसको भी रिड्यूस करके 15% कर दिया। ये भी एट पार ले आए उनको कंपनीज के साथ। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने सुना ही होगा। तो आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होता था लिस्टेड इक्विटी के ऊपर, तो उसके अंदर सरचार्ज का रेट 15% पहले ही कैप कर दिया गया था। मतलब सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं लग सकता, जबकि मैक्सिमम रेट तो सरचार्ज का 37% तक जा सकता है। आज के बजट में अनलिस्टेड इक्विटी के लिए भी इस रेट को कैप कर दिया गया है 15% के ऊपर। मतलब अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे लिस्टेड चाहे अनलिस्टेड 15% के ऊपर नहीं लग सकता। क्लियर हुआ आपको? तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। सेक्शन 14A हमारे इनकम टैक्स में एक है जो कहता है कि एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट आप कोई भी एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते एज अ डिडक्शन। भाई बात भी ठीक है, जब इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो अगेंस्ट उसके खर्चा कैसे क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत टेक्निकलिटी इन्वॉल्व थी। वो क्या थी कि अगर एग्जेम्प्ट इनकम अभी आपको रिसीव नहीं हुई या अक्रू नहीं हुई या अराइज नहीं हुई, तो कुछ एसएससीज यहाँ पे स्मार्ट प्ले कर रहे थे। वो उस एग्जेम्प्ट इनकम जो उनको अभी रिसीव नहीं हुई या अराइज नहीं हुई, उसके अगेंस्ट का खर्चा वो क्लेम कर रहे थे। तो आज ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि ऐसा अलाउड नहीं है। आज हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022 में ये क्लैरिटी दे दी है कि कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट खर्चा हम क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो एग्जेम्प्ट इनकम हमें रिसीव ना हुई हो, अक्रू ना हुई हो या अराइज ना हुई हो, फिर भी हम खर्चा उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहां बात करी गई किसकी कि अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकली हमारे सर्च ऑपरेशंस में, तो सर्च ऑपरेशन में कई बार होता है कि कोई इनकम ऐसी निकली जो आप दिखाना भूल गए थे या जो एसएससी ने जानबूझ के ना दिखाई, उसको हम बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा और पेनल्टीज भी लगेंगी। यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करी गई कि उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अगेंस्ट अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चल रहा है या आपकी पुरानी कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पुरानी रिटर्न्स में आप लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को और ऐसी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का आपको कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर पूरा टैक्स, पूरी इंटरेस्ट, पूरी पेनल्टी पे करनी होगी। आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी अगेंस्ट आपके जो पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस चल रहे थे या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चल रही थी। क्लियर हुआ आपको? अब आते हैं सेक्शन 80 सीसीडी। सेक्शन 80 सीसीडी एनपीएस की आपको डिडक्शन देता है। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को
14% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डिडक्टेबल था 80cc-D में, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ये 10% था। तो यहाँ पे थोड़ा लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एट पार ला दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पे भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मैं रिपीट करता हूँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो अप टू 14% ऑफ देयर सैलरी डिडक्टेबल मिलेगा 80cc-D में। अब आते हैं सेक्शन 56 to 10 पे। सेक्शन 56 to 10 ये कोविड स्पेसिफिक मैं बोलूंगा। कोविड स्पेसिफिक चेंज क्या है इसमें, ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिले किसी से भी कोविड के लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, कोविड के लिए, तो उसको इस पैसे जो उसको मिले हैं उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्योंकि ये चीज हमने बहुत देखी भी कि पैंडेमिक के टाइम पे पीपल वर रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। तो हो सकता है किसी इंडिविजुअल को किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से, अपने एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिला हो कोविड-19 के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसा पैसा जो उसको मिला है इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दिस विल बी एग्जेम्प्ट। मोर ओवर यहाँ पे एक और एड ऑन दिया गया, वो क्या था कि अगर कोई कोविड-19 की वजह से डिजीज्ड है, मतलब उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को मिलने वाला पैसा अगर एम्प्लॉयर से मिला, डिजीज्ड पर्सन के एम्प्लॉयर से मिला, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है। और अगर किसी और से पैसा मिला है उसकी डेथ पे, तो 10 लाख तक वो पैसा एग्जेम्प्ट है। तो सेकंड डिडक्शन की जो मैंने बात करी वो डेथ के केस में है। अगर एम्प्लॉयर से मिलेगा तो कोई लिमिट नहीं है, अगर किसी और से मिलेगा तो 10 लाख तक वो एग्जेम्प्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट सेक्शन 194 IA पे क्लैरिफिकेशन है। सेक्शन 194 IA कहता क्या था कि TDS 1% पे डिडक्ट होगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हुई है जिसकी वैल्यू 50 लाख थी या उससे ऊपर थी। यहाँ पे लोगों में एक मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन थी कि 50 लाख क्या है, सेल कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो लॉ ने ये आज क्लैरिफाई कर दिया कि सेल कंसिडरेशन अगर 50 लाख या उससे ऊपर है और अगर स्टैम्प ड्यूटी भी 50 लाख या उससे ऊपर है, आइदर ऑफ द केस, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हुई, तो TDS आपको डिडक्ट करना पड़ेगा 1% पे। TDS कब डिडक्ट नहीं होगा? जब दोनों चीजें, स्टैम्प ड्यूटी भी और सेल कंसिडरेशन 50 लाख से कम हो, दोनों में से एक भी ऊपर गया तो TDS 1% पे डिडक्ट होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट सेक्शन, एक न्यू सेक्शन लाया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 194R। ये TDS का सेक्शन है। ये सेक्शन कहता क्या है कि अगर किसी बिजनेस या प्रोफेशन ने कोई बेनिफिट या परक्विजिट किसी को पे किया, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, बट अगर उस बेनिफिट या परक्विजिट की वैल्यू 20,000 से ज्यादा है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे TDS डिडक्ट होना मैंडेटरी हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। बट एक बात ध्यान देने की है कि सेक्शन 194R मतलब ये TDS डिडक्ट करना सबके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। जिन बिजनेसेस के टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या जिन प्रोफेशनल्स की ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से कम है, उन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। मतलब उन पर्टिकुलर बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स को TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं नए सब सेक्शन पे। सेक्शन 139 जो रिटर्न फाइलिंग का होता है, उसके अंडर सब सेक्शन 8A आज इंसर्ट किया गया। सेक्शन 8A कहता क्या है कि कोई भी SSC जिसने अपनी ITR भरी या नहीं भरी, जिसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) के अंडर भरी या नहीं भरी, या जिसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम 139(4) या 139(5) के अंदर लेट भरी या रिवाइज करी, वो अपनी रिटर्न 2 साल तक अपडेट कर सकता है। 24 मंथ्स का टाइम दिया गया है, चाहे आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी हो या ना भरी हो, या चाहे आपने ओरिजिनल रिटर्न भर के आप उसको रिवाइज कर चुके हो या आपने लेट भरी हो। सेक्शन 139(8)A के अंदर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम 24 मंथ्स तक अपडेट कर सकते हैं। 24 मंथ स्टार्ट कब से होंगे? जब आपका सेक्शन 139(4), 139(5) का टाइम लिमिट एक्सपायर हुई,
उससे हम लोग 24 मंथ्स काउंट करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, इस सब सेक्शन के अंडर हर एसएससी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम अपडेट नहीं कर सकता। अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम लॉस की थी, अगर आपने लॉस की रिटर्न भरी थी, या फिर अगर आपकी रिटर्न को अपडेट करने से आपका लॉस आ रहा है, या फिर आपका टैक्सेबल इनकम कम हो रही है, आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, या फिर आपका रिफंड बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में आप अपनी रिटर्न अपडेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? और साथ ही जब आप अपनी रिटर्न अपडेट करेंगे तो 24 मंथ्स का जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया, अगर आपने पहले 12 महीने में अपनी रिटर्न अपडेट कर दी तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स बनेगा आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट के साथ, उस पर 25% एडिशनल देना होगा। और अगर आप बैलेंस 12 मंथ्स में जाएंगे, मतलब पहले 12 महीने में 25%, अगर उसके बाद के 12 महीने में की तो 50% एडिशनल टैक्स आप पे लगेगा। चलिए अब बात करते हैं जो आज का बहुत पॉपुलर टॉपिक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ये क्या है? ये टर्मिनोलॉजी आज हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में दे दी, जिसकी वजह से बहुत शोर बचा मार्केट में कि ये है क्या, क्या इसमें क्रिप्टोज भी हैं, इसमें क्या है और इसकी टैक्सेशन क्या है। देखिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, सरकार ने बजट में क्या लिखा है, ऐसे एसेट्स जो किसी क्रिप्टोग्राफिक मींस के थ्रू बनाए हों, बट सरकार ने कहीं भी बजट में इसमें ये नहीं लिखा कि इसमें क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है। तो पहली बात तो ये मत समझिए कि अगर ये सेक्शन लाया गया है, ये टैक्स लाया गया है तो सरकार ने क्रिप्टोज को लीगल किया है, ऐसा नहीं है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी भी कोई क्लियर कट लॉ नहीं लाया है। ये सिर्फ टैक्सेशन की बात की है सरकार ने, वो भी किस पे? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो पहली बात तो ये हो गई। अब चलिए जानते हैं इसकी टैक्सेशन के बारे में। तो बजट में क्या बताया गया कि जहां भी सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होगी वहां पे 30% का टैक्स लगेगा, एंड यहाँ पे आपको कोई एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट आपका परचेज प्राइस। जिस परचेज पे आपने वो एसेट परचेज किया है, सिर्फ वो परचेज प्राइस की डिडक्शन मिलेगी और किसी भी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मोरओवर, अगर ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो जो रेसिपिएंट होगा, जिसको गिफ्ट मिला, उसको इस गिफ्ट के ऊपर टैक्स पे करना होगा। मोरओवर, जो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर किसी को लॉस हुआ, सपोज किसी ने सेल किया और परचेज प्राइस ज्यादा था, उसको लॉस हुआ, तो ये लॉस जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की ट्रांजैक्शन पे हुआ, ये लॉस किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। मोरओवर, ये लॉस आप आगे की रिटर्न्स में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। यहाँ पे टीडीएस का प्रावधान भी गवर्नमेंट ने डाला है। सेक्शन 194S यहाँ पे ऐड किया गया, जो कहता है कि टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%। टीडीएस कटेगा 1% पे, बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट क्या दी गई कि अगर तो सेल हुई है 50,000 इन अ ईयर थ्रू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन हुए? ऐसे बिजनेसेस या प्रोफेशनल्स, बिजनेसेस जिनके टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या प्रोफेशनल्स जिनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से कम है। तो ऐसे बिजनेसेस एंड ऐसे प्रोफेशनल्स को टीडीएस तब काटना होगा जब फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई हो। मोरओवर, जो ऐसे एसएससीज हैं जिनकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है ही नहीं, उनको भी टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब ट्रांजैक्शन 50,000 से ज्यादा होगी फाइनेंशियल ईयर में, और बाकियों के लिए ये लिमिट 10,000 है। तो आई होप ये जो मैंने अपडेट डिस्कस करी आपसे, ये आपकी वैल्यू एडिशन करेंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जो आज रूल्स बताए गए हैं, दो अगेन हम सारे सेक्शंस को आज कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट्स में दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ और अपडेट्स के लिए। साइनिंग ऑफ।